अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी राइटर आयशा राना और आज हम पढ़ने लगे हैं मंजिल जुनून नावल की किस्त नंबर 1। वो अपनी बावकार शख्सियत के साथ शाहाना चाल चलता उस क्लब में दाखिल हुआ जहाँ आधी रात को भी ऐसा लग रहा था जैसे एक और ही जहाँ आबाद है। इस वक्त क्लब में हर कोई नशे में चूर था। वहाँ हर दूसरे इंसान के हाथों में हराम मशरूब मौजूद था। क्लब के बीचों बीच एक डांस ट्रैक मौजूद था जिस पर तमाम लड़के लड़कियाँ डांस करते हुए नशे में झूल रहे थे, लेकिन वो सबको इग्नोर करते क्लब के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, जैसे वो पहले से ही तयन करके आया हो कि इसे कहाँ जाना है। लेकिन बीच रास्ते में ही कोई इसकी राह में हायल हुआ। वो आर्या थी, लंबे काद और पफर फिकर के साथ एक खूबसूरत जवान लड़की। इसके बाल शोल्डर्स तक थे और चेहरे पर एक गरूर था। होता भी क्यों ना जाने इस क्लब के कितने हैंडसम लड़के इस पर नज़रें टिकाए बैठे थे और अब इसे आरके की तरफ बढ़ते देख इन सबके चेहरों पर मायूसी दर आई। हाँ, वो आरके था, अपने नाम का एक, और इस जगह पर हर कोई इसे इसके ब्लैक लॉन्ग कोट से पहचान लेता जिसकी बैक पर बड़ा सा आरके लिखा था। लेकिन आर्या नहीं थी। वो 2 दिन पहले ही इंग्लैंड से वापस आई थी और आज की इस शानदार रात का इंतज़ाम इसे वेलकम करने के लिए किंग ने करवाया था। हाय हैंडसम, उसने उसके चौड़े शाने पर एक अदा से हाथ रखते हुए अपनी सुरीली आवाज़ में कहा। आरके ने इस पर सिर्फ एक सर्द नज़र डाली और फिर अगले ही लम्हे उसने उसकी कलाई को अपने कंधे से हटाते मरोड़ा और फिर एक चीख की आवाज़ के साथ उसकी नाजुक कलाई तोड़ दी। जो मेरी इजाज़त के बगैर मुझे हाथ भी लगाए मैं उसके साथ यही करता हूँ, सर्द लहजे में कहता वो रुका नहीं बल्कि आगे चल दिया। पीछे आर्या की चीखें क्लब में शोर की वजह से दब रही थीं। वो क्लब के पिछले हिस्से से निकलता हुआ एक पतली राहदारी में दाखिल हुआ जिसके आखिर में एक बंद दरवाज़ा था और उसके बाहर 2 गार्ड्स हाथों में गन्स लिए खड़े थे। वो बिना इन पर एक नज़र डाले दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? सुना है आज कोई नया फाइटर बुलवाया है खुद आरके ने लड़ने के लिए। उसके जाने के बाद एक गार्ड ने दूसरे से सवाल किया। ये भी कोई पूछने की बात है, दूसरे गार्ड ने जवाब दिया तो उसने मुंह बिगाड़ा। वहाँ लोगों का एक हजूम दायरे की शक्ल में जमा था और इस दायरे के दरमियान लड़ने के लिए गोल पिंजरनुमा जगह बनाई गई थी जहाँ मॉन्स्टर अपने चौड़े वजूद के साथ मौजूद था। उसके चेहरे पर एक गुरूर भरी मुस्कुराहट थी। वो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा था और कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड आरके का था। अब सब लोगों में यही तजस्सुस था कि आज किसका नाम ख़राब होने वाला है। वो लंबे लंबे डग भरता रिंग में दाखिल हुआ तो सब ने उसे देख शोर मचाया, जबकि सब लड़कियों ने अपने दिल थाम लिए। उन्हें भी कभी कभार ही वो देखने को मिलता और वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती थी। वहाँ फ़ाइट के कुछ असूल तय किए गए थे। दोनों फाइटर्स के पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त था। अगर 2 मिनट में एक ने दूसरे को अधमुआ कर दिया तो मतलब उसकी जीत, और टाइम ख़त्म होने पर भी दोनों अपने पैरों पर खड़े रहे तो फ़ाइट बिना किसी नतीजे के ख़त्म। इतने में लड़ाई शुरू होने की घंटी बजी तो जालीदार दरवाजे को बंद करके बाहर से लॉक कर दिया गया। मॉन्स्टर ने अपनी खूंखार नज़रें आरके की नीली सर्द आंखों में गाड़ी, मगर अगले पर खातिर खा कोई असर ना पड़ते देख उसे गुस्से से हाथ का मुक्का बनाकर पूरी ताकत से उसके दाएं गाल पर मारा। उसकी कोई मज़ाहमत ना करने पर ऐसा लगा जैसे वो इसका मजाक उड़ा रहा हो। सब हैरान थे क्योंकि आरके ने आज तक किसी को अपने चेहरे तक पहुंचने की इजाज़त नहीं दी थी। अचानक उसके जहन में वही 2 डार्क ब्राउन बड़ी बड़ी आँखें लहराईं। गुस्से की एक लहर उसके पूरे बदन में दौड़ गई। चेहरे के तासुरात ख़तरनाक हद तक सर्द हो गए तो वो उसे फिर से डिस्ट्रैक्ट कर चुकी थी। उसने एक जोरदार लात मॉन्स्टर के पेट में मारी। वो एक ही लात से दूर जा गिरा और मुँह से खून निकल आया, लेकिन वो रुका नहीं। बालों से पकड़कर उसका सर ऊंचा किया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू आरके के चेहरे को छुए? वो उसके मुंह पर फंकारा। जबकि मॉन्स्टर ने हैरानी से उसे देखा, उसने बिना उसे सोचने का मौका दिए उसके मुंह पर मुक्कों की बारिश कर दी जैसे वो बदला ले रहा हो। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया, लेकिन आरके को अभी भी सुकून नहीं मिला था। उसके चेहरे से शदीद नफ़रत हो रही थी। अभी 30 सेकंड बाकी थे और सब सांस रोके ही सोच रहे थे कि अब आगे वो क्या करने वाला है। उसने उसका बाजू पकड़ा और एक झटके से तोड़ दिया। मॉन्स्टर की दिलदोज़ चीखें पूरे हॉल में गूंजी। अब उसे अपने दूसरे बाजू की तरफ बढ़ते देख वो गिड़गिड़ाया। छोड़ दो, तूने कल उस 13 साल की बच्ची को छोड़ा था। उसके कान में कराया और फिर पूरी ताकत लगाकर उसका दूसरा बाजू भी तोड़ दिया। एक बार फिर से उसकी चीखें बुलंद हुई और साथ ही घंटी बजी और दरवाज़ा खोल दिया गया। हर तरफ हार के किनारे लगाए जा रहे थे। वो जिस तरह से आया था उसी तरह से खामोशी से वहाँ से निकल गया। किंग ने उसकी पीठ को दिलचस्पी से देखा।
ये मंज़र पूरी शान और शौकत से खड़ी एक खूबसूरत हवेली का है, जिसके अंदर घर के अफराद सुबह के नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे थे। सरबराही कुर्सी पर मुस्तजाब खानज़ादा, जिन्हें सब छोटे दाजी की कहकर पुकारते हैं, अपनी बारवब शख्सियत के साथ विराजमान थे। उनकी दाईं तरफ सीमा बेगम बैठी थी। वो भी घर की बड़ी थी और सब इन्हें बीजान कहकर बुलाते थे। उनके साथ घर के बड़े बेटे सिकंदर खानज़ादा, जबकि बाएं जानिब वजदान खानज़ादा, उनके साथ वाली कुर्सी पर मुराद खानज़ादा बैठे थे। सिकंदर खानज़ादा के साथ वाली जगह खाली थी, जहाँ आज भी किसी को बैठने की इजाज़त नहीं थी। सिकंदर खानज़ादा के सिर्फ एक इकलौते बेटे थे, रायान खानज़ादा, जो 27 साल का है। वो 18 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए बाहर के मुल्क गया, लेकिन पढ़ाई ख़त्म करके वापस पाकिस्तान आने के बावजूद वो हवेली वापस नहीं आया था, बल्कि बिज़नेस के बहाने वो शहर में ही रहता था। रायान खानज़ादा की माँ इसे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई, इसलिए माँ का लम्स इसे कभी नसीब नहीं हुआ। वजदान खानज़ादा और रुबाब खानज़ादा के 2 बेटे हैं, बहरोज़ और महरोज़। बहरोज़ रायान के हम उम्र है और अब गाँव में ही रहकर वो सब काम संभाल रहा है, क्योंकि अगला सरदार शायद वही बने। वैसे तो दादा जान ये ज़िम्मेदारी रायान को ही सौंपना चाहते थे, मगर इसकी अदम दिलचस्पी के बायस उन्हें अपनी उम्मीदें बहरोज़ से वाबस्ता करनी पड़ी। बहरोज़ इस वक्त 23 साल का है और शहर की यूनिवर्सिटी में MBA कर रहा है, जिसका आखिरी साल चल रहा है। मुराद खानज़ादा और नाजिया खानज़ादा का एक बेटा है, अरमगान, जो सारा वक्त जुए और शराब नोशी में गुजारता है। लेकिन नाजिया बेगम हमेशा अपने बेटे के करतूतों पर पर्दा डालती रहती है। और इनकी 2 बेटियां हैं, जरगुल और माहगुल। जरगुल 22 साल की है और BA करने के बाद अब पढ़ाई को खैर आबाद कह चुकी है, क्योंकि हवेली की लड़कियों को BA के बाद शहर से बाहर निकलकर आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं, क्योंकि दुश्मन कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं। माहगुल अभी महज 17 साल की है, जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। नाश्ता करते वक्त बहरोज़ की नज़रें वक्फे वक्फे से जरगुल की तरफ उठ रही थी, मगर जरगुल ने अभी तक एक मरतबा भी उसकी तरफ नहीं देखा था, बल्कि वो चुपचाप नाश्ता करने में मसरूफ़ थी, जैसे इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम ही ना हो। बहरोज़, तुम्हारा दौरा कैसा रहा? कुछ समझ में भी आया या नहीं? जी दादी, सब अच्छा रहा। मैं आसपास के इलाकों में हमारी जितनी ज़मीनें हैं सबका काम काज देख कर आया हूँ, आप बेफिक्र रहें। उसने अपनी अज़ली ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया और आखिर में एक निगाह जरगुल पर भी डाली, लेकिन उसकी नज़रें हिनोज़ चुकी थीं। अब इसे गुस्सा आने लगा था। वो 3 दिन बाद घर लौटा था और वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी ज़रजहान, उसने दिल में सोचा। नाश्ते के बाद तमाम मर्द हज़रात अपने कामों के लिए बाहर निकल गए। माहगुल, चलो जल्दी करो, क्या कॉलेज नहीं जाना? नाजिया बेगम ने उसकी सुस्ती को देखते डांट पिलाई तो उसने मुँह बिगाड़ा। अम्मा जान हो नहीं जा रही, इसलिए आज हमारा भी जाने का बिल्कुल दिल नहीं जा रहा। हुरुल लैन इस घर के सबसे छोटे बेटे की आखिरी निशानी थी और बीजान के जिगर का टुकड़ा। बेटा, हुरुल लैन तो इस वजह से नहीं जा रही क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन आपको तो जाना है ना। चलो उठो, शाबाश। बीजान ने उसको प्यार से समझाया। वो थी ही सबकी लाडली, सबके लाड प्यार की वजह से वो अपनी उम्र से भी छोटी बातें करती थी। उसका तो रोज़ का ड्रामा है, तबीयत ख़राब। उन्होंने नहूस से सर झटका, जबकि अब माहगुल को बात को किसी और ही रुख में जाता देख बैग उठाकर 9-2-11 हो गई। जरगुल बेटा, ज़रा हुरुल लैन के लिए सूप तो तैयार करवा दो। बीजान ने नाजिया बेगम की बात को सिरे से इग्नोर करते जरगुल से कहा। जी बीजान। वो किचन की तरफ बढ़ गई। वो सूप का कहकर किचन से अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि किसी ने इसे बाजू से पकड़कर खींचा और ज़रा साइड पर मौजूद पिलर के साथ पिन कर दिया। जबकि जरगुल इस अचानक इफ्तार पर बिल्कुल घबरा चुकी थी, लेकिन जब नज़र सामने 2 सब्ज़ गहरी आंखों से टकराई तो वो सांस रोक गई। सब्ज़ आंखें खड़ी, मगरूर नाक, सफ़ेद रंगत, काले से बाल, 6 फुट से निकलता कद, चौड़े शाने। वो अपने आप में एक भरपूर मर्द था। जरगुल ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी, कहते साथ ही उसने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा। उसकी गंभीर आवाज़ पर जरगुल की नज़रों का एहतिकास टूटा, जबकि उसके इतने करीब आने पर दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने शर्म से नज़रें झुका ली और गालों पर सुर्खी छा गई। बहरोज़ ने उसके चेहरे पर हया के रंग बिखरे देखे तो मुस्कुराहट दबाई। उसकी साफ शफाफ रंगत, बड़ी बड़ी काली झील सी आंखें, लंबी पलकें जो इस वक्त गालों पर सजदा फिगन थी। वो बिलाशुबा किसी को भी पागल कर सकती थी। मैंने कुछ पूछा है, उसने लहजा को संजीदा बनाते कहा। अब इनमें सिर्फ 2 इंच का फासला रह गया। जबकि जरगुल की सांसें उसके सीने में टकने लगी। इससे नज़र उठाना माहौल था। वो था कि उससे जवाब मांग रहा था। वैसे कैसे बताती कि वो उससे नाराज़ थी, क्योंकि वो बिना बताए 3 दिन के लिए हवेली से बाहर चला गया था। ठीक है, अगर तुम्हारे पास वजह नहीं है तो अब सज़ा मिलेगी। वो अच्छे से जानती थी कि सज़ा से इसका क्या मतलब है, क्योंकि ऐसी सज़ाएं वो इससे पहले भी दे चुका था। इससे पहले कि वो उसकी तरफ मज़ीद झुकता, उसने बेख्तियारी में अपना एक हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे हटाना चाहा, मगर वो टस से मस ना हुआ। मैं आपसे नाराज़, उसने कपकपाते चंद लफ्ज़ मुश्किल से अदा किया, जबकि बहरोज़ को अपनी छोटी सी जान पर टूट कर प्यार आया। फिर तो मुझे मनाना पड़ेगा, कहते साथ ही उसने झुककर
रघुल से अपने पैरों पर खड़ा रहना महाल हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कैसे भी करके वहाँ से भाग जाए, जबकि बहरोज़ का जुनून मज़ीद बढ़ने लगा। हम दोनों के बीच कोई भी हाइल हो, ये मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। उसने उसके नज़र बेख्तियार की साफ शफाफ नाजुक सी उसके हलक में जैसे कांटे उग गए। वो ज़ैगुल की हिम्मत जवाब देने लगी। इसे बस किसी भी तरह से वहाँ से भागना था। उसने उसके कंधों पर हाथ रखते उसे दूर करना चाहा। आइंदा मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करना। वो जो ऐसे मज़ाहमत करते महसूस करके तेज में आ गया। उसके अचानक सर्द और सख्त लहजे पर ज़ैगुल ने सहमी हुई शिकायती नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। नाराज़ तो उससे होना था, वो था कि उल्टा उसी पर गुस्सा हो रहा था। पल में उसकी हसीन आँखों में मोटे मोटे आंसू तैर गए। उसके आंसू देख वो पल में पिघला। अरे ज़रजान, रो तो मत। अच्छा सॉरी ना। वो क्या करता, वो था ही उसके मामले में शिद्दत पसंद। कोई उसे उसकी ज़रजान से दूर करेगी उसे बर्दाश्त नहीं था, फिर चाहे वो खुद ज़र ही क्यों ना हो। मैं बहुत जल्द आजी से हमारी रुखसती की बात करूँगा। ख़ुद को तैयार रखना, क्योंकि बाद में तुम्हारी कोई मज़ाहमत नहीं चलने वाली। उसने उसके कान में जानलेवा सरगोशी की और अपने बाजुओं की गिरफ्त ढीली कर दी। वो जो कब से वहाँ से भागना चाहती थी, फ़ौरन कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। जबकि उसे इस तरह भागते देख बहरोज़ ने बेख्तियार कहका लगाया, जबकि ज़ैगुल ने कमरे में आकर दरवाज़े को बंद करके सांस लिया और तौबा कर ली कि आइंदा वो इसे इग्नोर तो कभी नहीं करेगी। उसकी रुखसती वाली बात पर वो हाथों में चेहरा छुपाए शर्मा दी। बहरोज़ और ज़ैगुल का निकाह दाजी की मर्ज़ी से 2 साल पहले, जबकि ज़ैगुल ने BA किया था, तभी हो गया था। दाजी के फ़ैसले के आगे कोई नहीं बोलता था सिवाय एक शख्स के। ये अलग बात है कि बहरोज़ तो सूर्या पर बहुत पहले से ही दिल हार चुका था, इसलिए उसने फ़ौरन से निकाह के लिए रज़ामंदी दे दी थी। कमरे में आधी रात के वक्त AC की वजह से खनकी बढ़ रही थी और अजीब ख्वाबनाक माहौल छाया हुआ था। ऐसे में एक वजूद बेड के बिल्कुल दरमियान आरा तिरछा लेटा हुआ था, ऐसे जैसे वो इस दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जितना बेखबर वो दिखता है उतना वो हरगिज़ नहीं है। अचानक इस वजूद के चेहरे पर कुछ तासुरात उभरे, जैसे किसी चीज़ ने इसे बेचैन कर दिया हो, और फिर अचानक वो उठकर बैठ गया। उसके खूबसूरत काले बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। नीली पुरकशिश आँखें इस वक्त बिल्कुल सुर्ख थी। खड़ी मगरूर नाक, चौड़े शाने, उसका कसरती जिस्म उसे बेइंतहा वजी बनाता। लेकिन एक चीज़ जो इसे बाकी सबसे मुनफरिद बनाती थी, वो था उसकी नीली आँखों में छाया सर तासुर। उनमें गुस्सा था, बेचैनी थी और सबसे बढ़कर वहशत थी। अपने दराज़त के साथ बेड से उतरा और बिना कहीं नज़र दौड़ाए सीधा वॉशरूम गया। उसने आईने में देखा चेहरे के ज़ख्म काफ़ी हद तक मंदमल हो चुके थे। वही ख्वाब इसके जहन के पर्दे पर लहराया, बल्कि इसे ख्वाब कहना गलत होगा, वो तो महज कुछ झलकियाँ थी जो उसे काफ़ी अरसे से दिखाई देती थी। उसने खूबसूरत पीले रंग की पैरों तक जाती फ़्रॉक ज़ेबतन कर रखी थी। इसका दूधिया बदन उस रंग के साथ क़यामत ढा रहा था, और इस पर मुतज़ाद उसकी घनी लंबी डार्क ब्राउन जुल्फ़ें जो घूमते वक्त उसके आसपास हवा में लहरा रही थी। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल उसके बालों की तरह डार्क ब्राउन था। छोटी सी नाक, बारीक गुलाबी लब, और उसके चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत छाई हुई थी। उसने अचानक खुद को डांट कर उसके ख़यालात से बाहर निकाला। मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसने खुद से सवाल किया, और फिर सर झटक कर शावर लेने लगा। वो शावर लेकर बाहर आया तो उसने नीचे ब्लैक पैंट पहन रखी थी और वो शर्ट लेस था। उसके जिस्म पर अभी भी पानी की नन्ही बूंदें मौजूद थीं। वो चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने आ रुका। एक बार फिर से उसने अपने सामने आईने में देखा और फिर से गुज़िश्ता रात वाले ख्वाब को सोचा। अब की बार इस तरह का ख्वाब से 3 महीने बाद आया था। इसके आसपास एक खूबसूरत बाग था और वो फूलों पर बैठी तितलियों को देखकर मुसलसल खिलखिला रही थी। शायद वो इन्हें पकड़ना चाहती थी। उसने कल पहली मर्तबा उसकी खिलखिलाहट सुनी थी और इसे ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ उसके अंदर उतर रही है। हमेशा की तरह वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले कि वो इस तक पहुंचता वो जाग चुका था। बेबसी का एहसास जागा, वो फ़ौरन ही गुस्से में बदल गया। वैसे भी गुस्सा तो उसके जुनून में मौजूद था। उसने मुट्ठियाँ भींचकर खुद पर काबू पाना चाहा। तो अब तुम मुझ पर हंसने लगी हो। जिस दिन तुम मेरे सामने आई मैं तुम्हें जान से मारकर ये किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा, जादूगरनी कहेंगी। वो बड़बड़ाया और फिर ब्लैक ही टी-शर्ट निकाल कर पहन ली। बिलाशुबा इस पर काला रंग बहुत जचता था। ब्रांडेड वॉच और शूज़ पहनने के बाद इसने खुद पर परफ्यूम छिड़का। कमरे से निकलते हुए इसने अपना फ़ोन उठाया, जिस पर किसी की 11 मिस्ड कॉल्स आ चुकी थी, लेकिन वो भी रायान खानज़ादा था, जिसने आज तक अपने बाप दादा की नहीं सुनी थी। और इन फजूल कॉल्स की भला क्या हैसियत। और इसे पूरा यकीन था कि आगे भी वो कभी किसी की नहीं सुनने वाला, लेकिन किस्मत इसका यकीन बहुत जल्द तोड़ने वाली थी।
इस वक्त बीजान बेड ग्राउंड से टेक लगाए उसके पास बैठी हुई थी। उन्होंने दम करके उसके चेहरे पर फूंक मारी और फिर हाथ उसकी पेशानी पर रखकर बुखार चेक किया जो अब पहले से कम था। हुरुलैन, हुर बेटा उठकर थोड़ा सा सूप पी लो, फिर दवाई ले लेना मेरी जान, उन्होंने प्यार से जगाया। वो पहली पुकार पे ही उठकर बैठ गई। वो ऐसी ही थी, बात मानने वाली और सुनने वाली। इन्हें याद नहीं था कि इस घर में आने के बाद इसने कभी इनकी किसी बात से इनकार किया हो। उसका चेहरा बुखार से हल्के हल्के तप रहा था। वो इतनी नाजुक थी कि मौसमी बुखार ने उसे निचोड़ दिया। बीजान ने प्यार से उसके गुलाबी चेहरे पर हाथ फेरा और दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी। वो थी ही इतनी प्यारी किसी किसी की भी नज़र लग सकती थी। उसका नाम उस पर बिल्कुल ठीक बैठता था। हम ठीक हैं, आप परेशान ना हो, उसने अपने अज़ली धीमे लहजे में कहा। मागुल और हूर दोनों को अपने आप को हम कहने की आदत थी। मेरे लिए तो आप ठीक तभी होंगी जब कल कॉलेज जाने के काबिल हो जाएंगी। आज मागुल भी आपके बगैर जाते हुए उदास थी। चलो शाबाश, अब जल्दी से ये सूप ख़त्म करो। उन्होंने इसे सूप ख़त्म करने कहा, हालांकि वो ख़ुद भी जानती थी कि वो चाहकर भी वो सूप का प्याला अकेले ख़त्म नहीं कर सकती थी। उसकी खुराक शुरू से ही बहुत कम थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर दिखती थी। उसकी उम्र 19 साल थी, मगर वो और मागुल हम उम्र लगती और इस हादसे के बाद से उसने बोलना बेहद कम कर दिया था। वो कभी कभार ही कोई जुमला बोलती, वरना अक्सर खामोश ही रहती। उन्होंने इस मामले में इसे साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया था, मगर कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। जबकि मागुल इसके बिल्कुल बरअक्स ज़्यादा बोलने वाली शरारती सी लड़की थी। तभी इन दोनों की आपस में बनती थी। मागुल बोलती रहती और हूर सुनती रहती। वो दोनों हमेशा साथ ही रहती और कमरा भी एक ही शेयर करती। जबकि ज़रगुल बड़े होने के नाते समझदार थी और निकाह होने के बाद से वो मागुल से बचती फिरती, क्योंकि वो उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसने बमुश्किल 2-4 चम्मच सूप के हलक में उतारे और फिर बस कर दी। बीजा ने भी ज़्यादा जोर ना दिया और इसे वो दवा खिलाकर फिर से सुला दिया। इनके कमरे से जाने के बाद उसने आंखें खोली तो नज़रों के सामने वही एक्सीडेंट घूम गया। बेख्तियार उसकी आंख से आंसू निकला और तकिए में जज्ब हो गया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी राइटर आयशा राना और अब हम पढ़ने लगे हैं मंज़र जुनून नॉवल की किस्त नंबर 2। वो गाड़ी से उतरकर अपनी ही धुन में हवेली के ज़नान खाने की तरफ बढ़ रही थी, जबकि अपनी बड़ी सी चादर में जो उसने यूनिफॉर्म के ऊपर पहन रखी थी कुछ छुपाए वो बस तेज़ी से अपने कमरे में हूर तक पहुंचना चाहती थी कि अचानक उसकी टक्कर किसी सख्त चीज़ से हुई। उसका सर एक दफ़ा के लिए जैसे घूम गया। ओई माँ! बेसाख्ता उसके मुंह से कराह निकली और उसने गुस्से से छोटी सी नाक चढ़ाते सामने देखा, जहाँ उसकी नज़रें चौड़े सीने से टकरा होते हुए ऊपर 2 गुस्से भरी ग्रे आंखों से टकराई। महरोज़ लाला! उसने फ़ौरन से एक हाथ अपनी चादर के मज़ीद पीछे छुपाया। देखकर नहीं चल सकती क्या स्टूपिड! महरोज़ ने उसकी बेइज्जती करते आखिर में उसे हमेशा वाले खिताब से नवाजा। हम देखकर ही चल रहे थे, आप ही अपने फ़ोन में लगे हुए थे और अब हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं। उसने आगे से ज़ुबान चलाना फ़र्ज़ समझा, जबकि वो जानती थी गलती किसकी है। महरोज़ ने उस लुमड़ी को गुस्से से घूरा जो बचपन से ही उसकी शिकायतें दाईजी को लगाकर उसे डांट पड़वाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। वो सबसे छोटी और सबकी लाडली थी, इसलिए दादी उसकी हर छोटी बात मान लेते। ये हाथ में क्या छुपाया है? हाँ, उसने उसे एक्सरे करती नज़रों से घूरते सवाल किया। तौबा! इस ड्रैकुला की नज़रें कितनी तेज़ हैं! वो हल्की आवाज़ में बड़बड़ाई, लेकिन फिर भी महरोज़ के कानों तक पहुँच गई। क्या कहा आपने? ये ड्रैकुला लफ्ज़ से उसे शदीद नफ़रत थी, लेकिन वह हमेशा इसी लक़ब से नवाजती। जो भी हो, आपको क्या, आप अपने काम से काम रखें। शट अप! अभी उसका जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि वह तेज़ आवाज़ में धाड़ा। बड़ा हूँ तुमसे, तमीज़ से बात किया करो मुझसे, समझी? उसके दाड़ने पर वो सहमी और उसे तजस्सुस था कि आखिर वो बेवकूफ़ क्या छुपा रही है। उसे हाथ की सख्त गिरफ्त पर मागुल के हाथ से शॉपर छूटा, फर्श पर गिरा। शॉपर खुला होने की वजह से सारी केरियाँ नीचे बिखर गईं। ओह, तो मैडम ये छुपा रही थी। वो जानता था कि वह बचपन से अक्सर खट्टी चीज़ें खाकर पहले अपना गला ख़राब करती और फिर से स्कूल से छुट्टी करने का बहाना मिल जाता। इसी सूरत हाल को देखती शायद इससे अब ऐसी चीज़ें मना की गई थी। वो पल में सारा माजरा समझा। वैसे भी इससे ज़्यादा स्टूपिड से उम्मीद भी क्या रखी जा सकती थी। दूसरी तरफ अपनी जान से प्यारी केरियों को ज़मीन पर पड़े देख इसकी आंखों में नमी तर गई।
महाराज की इतनी मुश्किल से वापसी पर वो सबसे छुपाकर राशि चादर की मिन्नतें करके इन्हें भाग लेकर गई थी। मांगुल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर नीचे से सब केरियों इकट्ठे करके वापस पकड़ी, जबकि इस दौरान महरोज़ ने उसकी मदद करना अपनी शान के खिलाफ समझा। हम दाजी और बहरोज़ लाला को आपकी शिकायत लगाएंगे, इसने अपनी नेशनल धमकी दी। महरोज़ का गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बज़ाहिर उसने आंखें घुमाते ऐसे फील कराया जैसे इसकी बला से 100 बार शिकायतें लगाएं। वो चली गई तो वो शान बेनियाजी से आगे बढ़ गया इसे तंग करने, जबकि उसे तंग करके उसके चेहरे पर सुकून आवर तासुरात थे। मुझे लगता है कि अब हमें बहरोज़ और ज़रगुल की रुखसती के बारे में सोचना चाहिए। कमरे में दाजी की रोबदार आवाज़ गूंजी। इस वक्त सब बड़े कमरे में इकट्ठे थे। आप ठीक कह रहे हैं, अब मेरा दिल भी अपने पोते पोतियों की खुशियाँ देखने को करता है, बीजान ने धीमी मुस्कान के साथ कहा। वैसे तो बहरोज़ और रायान दोनों हम उम्र हैं और हमने हमेशा यही सोचा था कि दोनों की शादी इकट्ठे ही करेंगे, लेकिन वो ज़िद्दी सुने तब ना। दादी की आवाज़ में गुस्सा दराया। उसने तो अपनी शक्ल ही देखने को तरसा दिया है, बीजान गमगीन लहजे में बोली। तो सिकंदर साहब का सर शर्मिंदगी से झुके। आप सब तो जानते हैं वो कब किसी की सुनता है, वही करता है जो इसकी मर्ज़ी होती है। सिकंदर साहब बेबसी से बोले, अरे बीजान आप फिक्र मत करें, मैं खुद रायान को शहर भेजूँगा इससे बात करने के लिए, और फिर अब बहरोज़ की शादी में भी तो वो आएगा ही ना। वजदान साहब ने इन्हें तसल्ली दी। तो फिर ठीक है, अगले महीने की 15 तारीख को बहरोज़ ज़रगुल की रुखसती होगी। आप सब ख़वातीन शादी की तैयारियां शुरू करती हैं। दादी ने फैसला सुनाया। मांगुल जब से दरवाजे के बाहर खड़ी बातें सुन रही थी, फ़ौरन पीछे मुड़कर हूर को गले लगा गई, जबकि हूर ने इसे पीछे करते हैरानी और परेशानी से देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या हुआ। मांगुल इसे खींचकर साइड पर लेगी। बहरोज़ लाला और ज़रगुल की रुखसती तय हो गई है, कहते साथ ही उसने भंगड़ा डाला। हूर का चेहरा खुशी से खिल उठा। आखिर को उसकी बहरोज़ लाला की शादी थी। किसी के गला खंगारने की आवाज़ पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बहरोज़ खड़ा था। मेरे लाला की शादी है, मांगुल एक्साइटमेंट से कहते बहरोज़ के दाएं तरफ लग गई। मुबारक को लाला हूर ने कहते बहरोज़ की बाएं तरफ से गले लगाया। खैर मुबारक मेरी चीज़ें। बहरोज़ दोनों के सर पर हाथ रखते कहा, रहे कभी मुझ पर तो इतना प्यार नहीं है। पीछे से बहरोज़ ने आते हूर को देखते नाराज़गी से, जबकि मांगुल को सिर से इग्नोर कर चुका था। हूर ने इसे भी गले लगाया। हाँ अब ठीक है, बहरोज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। चलें बहरोज़ लाला, आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालें, आपकी शादी की शॉपिंग हम आपके पैसों से ही करेंगे। लो हो गई इस रुपये की फरमाइशें शुरू। महरोज़ ने बेजार मुंह बनाते कहा। बहरोज़ लाला। मांगुल ने मासूम शक्ल बनाते बहरोज़ की तरफ देखा। महरोज़ तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि फालतू बकवास मत किया करो। बहरोज़ ने इसे झाड़ा, जबकि महरोज़ ने हमेशा की तरह उसके सामने अपनी बेइज्जती पर दांत पीसे। ये लो कार्ड और दोनों मिलकर जितनी चाहे उतनी शॉपिंग करना, बल्कि जब जाना हो मुझे बताना, मैं खुद लेकर जाऊँगा। उसने कार्ड निकालकर मांगुल के हाथ पे रखा। हुर्रे, उसने नारा लगाया, और दूसरी तरफ महरोज़ उसके चेहरे पर फतहमंदी के तासुरात देख जल ही तो गया। अगर बहरोज़ की शादी की बात चल रही है तो आप वहाँ मेरे और हूर की निगाह की बात भी तो कर सकती थी ना। मकान इस वक्त नशे में नहायत बदतमीज़ी से बात कर रहा था। नाजिया बेगम ने उसे घूर कर देखा और पहले आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। बकवास बंद करो, अगर अभी बहरोज़ या महरोज़ में से किसी ने तुम्हारे मुँह से बीजन पहले ही कह चुके हैं कि हूर की तबीयत की वजह से 5-6 साल उसकी शादी नहीं करेंगे। समझे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बचाइए, आप कुछ भी करके सबको मनाएं। इस बार इसका लहजा पहले से धीमा था। कैसे मनाओ, अपनी हरकतों से तुम बाज नहीं आते। जब देखो आवारा दोस्तों के साथ फिरते रहते हो, फिर किस मुँह से बात करूँ। देखो कुछ अर्से के लिए ये नशा करना छोड़ दो, और अगर सुधर नहीं सकते तो सुधरने का ड्रामा करो, फिर मैं सब बड़ों से बात करूँगी। इन्हें हूर की जायदाद से मतलब था, तुम्हें तो मैं कैद करके रखूँगा। हूर और मकान ने दिल में सोचा, और अब वो अपनी माँ की बात पर अमल करने वाला था। आज बहरोज़ से मिलने के लिए शहर आया था, और इस वक्त घर के बाहर खड़े पिछले 10 मिनट से बेल पर बेल बजाया जा रहा था, लेकिन वो शायद सब गधे घोड़े बेचकर सोया था। बिल आखिर उसने दरवाज़ा खोला, किसी सुबह मौत पड़ गई। इस वक्त इसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो सो रहा था। दिन के 11 बज रहे हैं। इसने इसका आगाह करना ज़रूरी समझा हुआ ड्राइवर। उसने लापरवाही से कहते दरवाज़ा खुला छोड़ा और ख़ुद वापस अंदर चला गया। बहरोज़ उसके एटीट्यूड से वाकिफ़ था, इसलिए बिना बुरा माने उसके पीछे अंदर आ गया। मुझे बीजा ने भेजा है, इतने अरसे बाद आए हो, क्या आप पीना चाहोगे, जूस या कॉफ़ी। वो इसकी बात को इग्नोर करते किचन में दाखिल हो गया, और लहजा हिनोज़ लापरवाह था। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। कॉफ़ी बना देता हूँ। वो ऐसे बन गया जैसे सुना ही ना हो। वो चाहती हैं कि तुम अब हवेली वापस आ जाओ। क्या तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने आए हो। उसने पहली दफ़ा सवाल किया। नहीं, ये खुशखबरी देने। मेरी शादी है अगले महीने। अच्छा, उसने ऐसे कहा जैसे कोई बड़ी बात ना हो। हाँ, और तो जाना है, वो भी शादी से कुछ दिन पहले ही। उसने हुक्म दिया। मेरे आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं कौन सा तेरे निकाह पे आया था, क्योंकि तब तो मुल्क से बाहर था और अब तो यहीं है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। जबकि बहरोज़ इसके इतनी जल्दी मान जाने पर हैरान था, लेकिन अब मज़ीद सवाल करके वो इसकी आँख को ना में नहीं बदलना चाहता था, इसलिए खामोश हो गया। उसने कॉफ़ी का पहला घूंट भरा और वहीं से किचन की तरफ भागते सिंक में कुल्ली की। क्या तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हो। उसने हैरत से पीछे मुड़ते सवाल किया।
जिसके जवाब में रायान ने महज कंधे उचकाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी राइटर आयशा राना और आज हम लोग पढ़ेंगे मंज़िल जुनून नावल की किस्त नंबर 3। ये मेरा पहला नावल और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप सबको पसंद आए। प्लीज़ अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप सबके ख़यालात मेरे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। अरे ज़र आपी, आप ये पिंक कलर की फ़्रॉक देखें, कितनी अच्छी लगेगी आप पर, और वलीमे के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। बहरोज़ लाला तो देखते ही रह जाएंगे आपको। माहगुल ने इसे एक भारी काम वाला प्यारा सा जोड़ा दिखाते कहा और आखिर में इसके कान में सरगोशी की। ज़रगुल फ़ौरन सुर्ख हुई। तुम सिर्फ अपनी शॉपिंग पर तवज्जो दो, वरना मेरी फ़िक्र मत करो, मैं खुद कर लूँगी, उसने माहगुल को घूरते हुए कहा। ज़रगुल ने सिर्फ वलीमे का जोड़ा ही पसंद करना था क्योंकि बहरोज़ ने कहा था कि रुखसती का जोड़ा वो खुद ही भिजवाएगा। माहगुल ने लाइट पर्पल कलर का गरारा उठाया और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। इतने में हूर बाहर निकली। इस पर वो पैरों तक आती सफ़ेद फ़्रॉक बहुत अच्छी लग रही थी। माशाल्लाह, कहीं मेरी नज़र न लग जाए, बहुत प्यारी लग रही हो हूर। ज़रगुल ने देखते ही उसकी नज़र उतारी, लेकिन आपी हूर को वो भी भारी लग रहा था, जैसे इस पर बहुत सारा वज़न रख दिया। हालांकि इस फ्रॉक के सिर्फ बॉर्डर पर और गले पर सिल्वर काम था, अलबत्ता घेर पर नीचे छोटे छोटे मोती लटक रहे थे। लेकिन कुछ नहीं, अब तुम बस मेरी शादी पे यही पहनोगी और ये मेरा हुक्म है। ज़रगुल ने रूप जमाते कहा तो अपना समूह लेकर रह गया। अभी हम तो यही लेंगे। माहगुल बाहर निकलती सामने लगे बड़े से आईने में खुद को देखती कहने लगी, अच्छा भैया बस करते हैं, मैं तो थक गई, बाकी शॉपिंग बाद में करेंगे। माहगुल और हूर चेंज करके बाहर आई तो ज़रगुल ने कहा, अरे ऐसे कैसे, अभी दुल्हन के लिए तो कोई एक जोड़ा भी लिया नहीं और पहले ही बस कर दें। 1 मिनट रुकें, ये ले ड्रेस, और जल्दी से चेंज करके बाहर आए। पता नहीं माहगुल ने वो कब वो पिंक कलर का लहंगा निकाल कर रखा था, इसे तो पता भी नहीं चला। नहीं, मुझे इस तरह का ड्रेस नहीं चाहिए, उसने साफ इनकार किया। इसके ऊपर कितना ही बड़ा दुपट्टा था, मगर इसकी चोली काफ़ी तंग थी और ऊपर से गहरी भी। ये क्या बात हुई, आपने एक बार पहनकर भी नहीं देखा और पहले ही इनकार। पता है मैंने कितना टाइम लगा कर इसे ढूंढा, कम अज़ कम बंदा एक बार पहनकर तो देख ही सकता है, फिर चाहे ना ले। उसने कमाल की अदाकारी करते उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया। अच्छा मेरी माँ लाओ दो। ज़रगुल इसके हाथ से लहंगा लेती चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई, ये सोचकर कि वो एक बार पहनकर फिर इनकार कर देगी। वो पता नहीं क्या मुसीबत है, ये ज़िप तो बंद ही नहीं हो रही। उसने ताए हुए लहजे में कहा, कब से ज़िप बंद करने की कोशिश कर रही थी, मुझे हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंभीर आवाज़ पर उसने नज़रें सामने उठाकर देखा और वो आईने में पीछे खड़ा नजर आया। इसकी आंखों में जज्बात का ठाटे मारता समंदर जिसे देखकर वो कांप गई। उसने फ़ौरन पीछे मुड़कर कमर शीशे के साथ टका ली। उसने देख लिया, ये सोचते हुए शर्म से दूरी हुई, गाल तब कर लाल हो गए। उतने में वो 2 कदम आगे बढ़ता बिल्कुल उसके करीब आ खड़ा हुआ और बाजू से इसके गिर्द गिर्द शीशे पर रखते इसके फरार का रास्ता बंद कर दिया। आप यहाँ क्या कर, उस बेचारे से अपनी बात भी पूरी नहीं हो रही थी। तुम्हें इस ड्रेस में देखने का मेरा बहुत दिल था, तो इसलिए मैंने बस माहगुल की थोड़ी हेल्प की और आगे अपनी जान के पास। वो कहते साथ ही मुझे इस वजह का में सिर्फ 1 इंच का फासला रह गया। इससे क्या कहना चाहती कि वो दूर हो जाए, लेकिन मुँह से अल्फाज निकलने से कासिर थे। धड़कन रफ्तार पकड़ी और उसने उसके सीने पर हाथ रखते उसे दूर करना चाहा, लेकिन इस पर क्या असर होना था। यू आर लुकिंग डैम हॉट, सरसरे लहजे में कहते उसने दूसरी तरफ उसके साथ से अपने पैरों पर खड़ा रहना माहौल हो गया। प्लीज़, उसने एक सीने पर मज़ीद बड़ा जबकि चेहरा भांप छोड़ा था। उसकी भारी होते सांसें महसूस करके उसने मुस्कुराहट दी, मेरी इतनी सी गुर्बत से तुम्हारा ये हालत तो बाद में मेरी ऐसा होगी ज़हर जान। इसने इसके कान में सरगोशी की, जबकि ज़रगुल की हालत अब रोने जैसी हो गई थी। आप प्लीज़ जाएँ ना, वो इसकी मिन्नत करने लगी। अच्छा भाई चला जाता हूँ, लेकिन इस ड्रेस में किसी के सामने जाने की ज़रूरत नहीं, और हाँ तुम्हारी हेल्प करना तो भूल ही गया। उसने उसकी हेल्प वाली बात पर ज़रगुल ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। अभी मज़ीद शीशे सा लगता है ना, फिर मैं सर लाया। अब इसमें मज़ीद बर्दाश्त करने की बात यही थी, वो आज से पहले कभी इसके सामने बिना दुपट्टे के नहीं गई थी। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है ज़रगुल, उसने बहुत प्यार से पूछा और इसे बाजू से पकड़कर उसका रुखाने की जानिब किया। अब वो सामने इसे अपने पीछे खड़ा देख सकती थी। बहरोज़ ने उसकी आंखों में देखते हुए उसकी ज़िप बंद की और उसके बालों पर लब रखते हुए वहाँ से चला गया और वो अभी भी किसी ट्रांस की कैफियत में खड़ी थी। आज बीजान सुबह से किचन में तरह तरह के खाने बनवाने में मसरूफ़ थी। इनके चेहरे पर एक रौनक थी और वो बड़े दिल से सबको हिदायत दे रही थी। आखिर आज इनका पोता बहुत सालों बाद आ रहा था। दिस इज़ नॉट फेयर बीजान, जब मैं आया था तब तो आपने इतनी तैयारियां नहीं की थी। महरोज़ ने रूठे हुए लहजे में कहते बीजान को पीछे से हक किया। वो इस वक्त वाइट शलवार कमीज़ में ऊपर ब्राउन मर्दाना शॉल लिए बेहद हैंडसम लग रहा था। जी बिल्कुल, क्योंकि वह इतने सालों बाद कितनी मुश्किलों से आ रहा है। मैं नहीं चाहती इसे किसी चीज़ की कमी हो। अब पीछे हटो, मुझे और भी काम देखने हैं। उन्होंने रसान से इसे समझाते आखिर में डपटा। अच्छा तो ये बात है, कर लें जितनी खिदमत करनी है, फिर जब वो वापस चला जाएगा तो आप मुझे ही याद करेंगी ने। इसने इन्हें जान के तंग करना चाहा। बिल्कुल नहीं, इस बार मैं ऐसे कहीं नहीं जान दूंगी, बल्कि
लड़की देखकर इसकी शादी कर दूंगी, फिर वो जाकर भी कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने तसल्ली से इसे जवाब दिया। वो तो ये प्लानिंग चल रही है। पीछे से गंभीर आवाज़ पर उन्हें पीछे मुड़कर देखा तो वो ब्लैक पैंट ऊपर वाइट टी शर्ट और साथ ब्राउन लेदर जैकेट पहने अपनी पूरी स्टाइल नीली आंखों के साथ खड़ा बेहद हैंडसम लग रहा था। अरे मेरा बच्चा भी जाने बख्तियार आगे बढ़ते इसे गले लगा लिया। उन्होंने उसका माथा चूमा और आँखें बहने लगी। आखिर वो इतने अरसे बाद इसे अपने सामने देख रही थी। इसे लगा था कि वो अब इतना मजबूत हो चुका है कि कोई चीज़ अभी इसे जज्बाती नहीं कर सकती, लेकिन वो गलत था और अब आगे भी इसे कई बातों में गलत साबित होना था। लगता है मेरे आने से आप खुश नहीं हुई तभी रो रही हैं, तो ठीक है मैं वापस चल जाता हूँ, इसने उन्हें चुप करवाने की गर्ज से कहा और उन्होंने वाकई अपने आंसू पोंछे। अरे नहीं पागल, उन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया कि कहीं वो वाकई वापस ना चला जाए। रयान लाला पीछे से महरोज़ ने पुकारा। से कहा था कि बचपन से इसकी बहरोज़ से ज़्यादा रयान से बनती थी, लेकिन वो था कि छोड़ के गया कि फिर फ़ोन भी रब्ता ना करता। उसने सोचा था कि वो तो नाराज़गी जताएगा, लेकिन उसे सामने देखकर उसके इरादे ढेर हो गए। उसने आगे बढ़कर जोर से गले लगाया, जबकि रयान ने इसकी पीठ थपकी और पीछे करते पूछा कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अरे मुझे तो सिकंदर ने बताया था कि तुम दोपहर तक आओगे। बीजान ने मुस्कुराते उससे पूछा। हाँ मैंने सोचा सरप्राइज़ हूँ, उसने सादा से लहजे में जवाब दिया। अच्छा तुम खड़े क्यों हो? चलो बाहर चलकर बैठते हैं। मैं रोज़ अपने भाई का सामान इसके कमरे में छोड़ा और अपने दादी को भी फ़ोन करके इतला दे दो। हाँ प्लीज़, इनका मूड ख़राब करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। रयान ने मुस्कुराते कहा तो बीजा ने इसे घूरा। बिल्कुल नहीं, बदले अभी भी वैसी ही हो। हाँ और बदलूँगा भी नहीं। बीजान इसे लेकर किचन के बाहर बढ़ गई। वैसे मैंने सुना है कि रायान लाला बहुत हैंडसम हो गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि आया वो हमारे लिए गिफ्ट्स लाएंगे कि नहीं? मागुल ने सोचते हुए पूछा। वो दोनों अभी कॉलेज से हवेली वापस जा रही थी और मागुल को आज सुबह रायान ने के आने का पता चला था। वो सुबह भी गाड़ी में यही बातें करती गई थी और वापसी पर भी हूर का सर खा रही थी। वैसे मुझे लगता है कि कोई इतने सालों बाद आए तो सब घर वालों के लिए गिफ्ट्स तो लाता ही है। जब हूर ने कोई जवाब नहीं दिया तो इसने खुद ही अपना दिमाग चलाया, जबकि हूर ने नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि मागुल को हमेशा की तरह मेहमान से ज़्यादा इससे मिलने वाले तहाइफ की फ़िक्र थी। और महरोज़ को पसंद ना करने की लिस्ट में एक वजह यह भी थी कि महरोज़ जब भी शहर जाता हमेशा इसके लिए कुछ ना कुछ लाता, जबकि महरोज़ कभी दूसरों पर एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। इतने में ही घर आ गया तो वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ गई। मागुल तेज़ तेज़ चलती आगे निकल गई, जबकि हूर आज काफ़ी थक गई थी, इसलिए धीमे धीमे कदम उठाती हुई अंदर की तरफ बढ़ी। इतने साल तक इस हवेली में कदम ना रखने की क्या तुमने कोई कसम खा रखी थी? इससे मिलने के फ़ौरन बाद ही दादी ने साड़ा हाथ में लिया। नहीं कसम तो नहीं खाई थी, बस मेरा मूड नहीं हुआ। उसने बेतासुर लहजे में सारा इल्ज़ाम अपने मूड पर डालते खुद को बरियत ज़िम्मा किया। दूसरी तरफ अपनी बात सीरियस ना लेने पर दादी ने दांत पीसे। इस घर में एक वाहिद वही था जो दादी के फैसले को भी आराम से टाल जाता था। अरे अभी तो बच्चा आया है और आपने सवाल जवाब शुरू कर दिया। बीजा ने फ़ौरन उसकी साइड ली। इतने में दाखिल दरवाजे से मागुल अंदर आई। सबको लॉन्च में इकट्ठा देखकर इनके दरमियान एक नीली आंखों वाले शहजादे को देखो समझ गई कि वो रायान लाला है। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह मुश्तरका सलाम करते सबसे पहले अपनी दादी के पास गई और फिर इसने रुख रायान की तरफ किया। आप ज़रूर रायान लाला होंगे। मैं इस घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी मागुल। लाडली कहते वक्त उसने ख़ास महरोज़ की तरफ देखे, आंखें घुमाई। नाइस टू मीट यू। मागुल के खिलाफ तो बड़े आराम से जवाब दी। मुझे तो ऐसे जवाब नहीं दिया था, पता नहीं क्या है इस लुमड़ी में जो हर कोई इसे पसंद करता हूँ। महरोज़ ने जल्दी दिल से सोचा। इतने में वो भी अंदर दाखिल था। का हुआ चेहरा सुर्ख काला और एक कंधे पर बैग लटकाए वो सलाम करती बीजान की तरफ आई। उसकी धीमी आवाज़ पर उसने नज़र उठाकर सामने देखा तो लगा जैसे आसपास हर चीज़ रुक गई, या फिर शायद वो खुद ही उस लम्हे में कहीं जम सा गया। वो अपने एहसासात और जज्बात छुपाने में माहिर शख्स से खुद पर लापरवाही का लुबादा चढ़ाने में बुरी तरह नाकाम हुआ। बेयकीनी की कैफियत में से देखे गया क्या ख्वाब ऐसे सच बनकर सामने आ जाते हैं? उसने अपने मन में सवाल किया। उसकी नज़रें उस पर से हटने से इनकारी हो गई। वो अपने सफ़ेद यूनिफॉर्म पर बड़ी सी काली चादर पहने अपना सरापा काफ़ी हद तक छुपाई हुई थी। उसने उससे अपने ख्वाब में हमेशा चादर के बगैर देखा था। अरे कैसी है मेरी प्यारी बेटी? बीजन ने उसका चेहरा हाथों के पहले भरा और माथा चुमा। बीजन के आवाज़ पर से नज़र का बदला अपनी बेकाबू होती धड़कन पर काबू पाने चला। बता इसकी हालत किसी की ज़रिक निगाहों से बच नहीं पाई। हुर बच्चा बुखार तो नहीं है ना? वो बहरोज़ ने फिक्रमंदी से कहा। हुर ने नफ़ी में सर हिलाया। गुड। बहरोज़ मुतमईन हुआ। अरे रायान लाला क्या आपने अपना सामान अपने कमरे में रखवा दिया? मागुल ने इधर नज़रें दौड़ाई। सब ने इसकी बेतुके के सवाल पर इसकी तरफ देखा तो वो गड़बड़े हुआ। मैंने इसलिए पूछा कि अगर नहीं रखवाया तो कोई बात नहीं, मैं रोज़ लाला है ना वो रख देंगे। वो कहकर मुस्कुराए तो सब इसके बचकाना रवैये पर हंस दिए। तभी रायान उठा और ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जाओ बेटा तुम दोनों भी फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगवाती हूँ। जी। वो दोनों भी ऊपर की तरफ बढ़ गईं। अस्सलामुअलैकुम। ये मेरा पहला नावल है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप सबको पसंद आए। प्लीज़ अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबके ख़यालात मेरे लिए बहुत अहम हैं। शुक्रिया। तो आज हम पढ़ने लगे हैं मंजिल जुनून की एपिसोड नंबर 4।
इस वक्त रात का 1 बज रहा था और कमरे में सिगरेट की स्मेल थी। वो अपने सामने रखी किसी के बायोडाटा की फ़ाइल पे झुका हुआ था। ऐसे ही किसी की इन्फॉर्मेशन निकालना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन इसने कभी सोचा नहीं था कि अपनी ही कज़न की भी इन्फो निकालने की नौबत आएगी। क्या बकवास है, टाइम वेस्ट। कहते साथ ही उसने टेबल के नीचे बने दराज से गन निकाली और बुलेट्स चेक की, जो कि पूरी थी। आज एक जादूगरनी का काम ख़त्म करने का शर्फ तुम्हें हासिल होगा, उसने सरसराते लहजे में कहा। हाँ, वो ऐसा ही था। इंसानों से बात करने में से कुछ ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता अपनी गन से उसे इश्क था। रायहान खानज़ादा ने दरवाज़े का लॉक बहुत एहतियात से बिना आवाज़ खोला। हवेली के कमरों की चाबियां तो वो शाम में ही हासिल कर चुका था। उसने अंदर कदम रखा। कमरे में सिर्फ साइड लैंप की मध्यम रोशनी थी और बेड पर 2 नाजुक वजूद बेखबर सो रहे थे। उसने कदम आगे बढ़ाए। वो बिल्कुल उसके सर पर खड़ा था और दूसरी तरफ माकुल सारे गधे घोड़े बेच कर सो रही थी। हूर सीधी लेटी थी, दुपट्टा बेड की साइड पर रखा था और बिना दुपट्टे के लैंप की मध्यम रोशनी में उसके नशीब व फराज वाजे थे, जिससे उसने नज़रें चुराईं। उसका कंबल सरक कर आधा फर्श पर लटक रहा था। वहाँ से नज़रें हटी तो उसकी खुली आबशारों पे अटकी, जो दोनों तरफ से बेड पर बिखरी थी। व्हाट द हेल। उसे ऐसे देखने पर इसने खुद पर लानत भेजी और अपनी बैग से गन निकाली, जिस पर साइलेंसर लगाना वो नहीं भूला था। तभी हूर ने उसकी तरफ करवट बदली और एक हाथ गाल के नीचे रख लिया। उसके चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत छाई हुई थी। न जाने उसके दिल में क्या आया कि उसने बेख्तियार होते अपना हाथ आगे बढ़ाया और शहादत की उंगली से उसके गाल को हल्का सा छुआ। उसे लगा जैसे रुई को हाथ लगा लिया हो। वह करंट खाकर पीछे हुआ और जिस खामोशी से आया था उसी तरह वहाँ से निकलता चला गया। वो अपने कमरे में आकर ज़ोर से चीखा और वास उठाकर फर्श पर दे मारा। उसकी किरचियाँ हर तरफ बिखरीं। उसने अपने बाल नोचे। वाई कांट आई जस्ट किल हर। उसने शदीद गुस्से से खुद से सवाल किया। गुस्से की वजह से उसकी गर्दन की रगें फूलकर वाज़े हो रही थी। वो अपने ही एहसास समझने से कासिर था। इस पर उसने वही बेबसी महसूस की जो वो उसके मामले में हमेशा से करता था, लेकिन उसे लगा था वो सिर्फ तब तक है जब तक कि वो उसके सामने नहीं आ जाती। लेकिन वो तो आज उसके सामने आने पर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं तुम्हें खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, उसने वहीं ठंडे फर्श पर लेटते जैसे खुद को तसल्ली दी, हालांकि जाने अनजाने में वो इस पर कई सालों से हावी थी। अरे देखो तो कौन आया है, मुझे कब से उसका ही इंतज़ार था, रायान ने सामने से आते अरमगान को देखते पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहा। महरोज़ ने पहले इसके और फिर अरमगान की जानिब देखा। वह जानता था कि बचपन में बेस अरमगान और अरमगान को इससे खासी चिढ़ थी। वो लोग इस वक्त डेरे पर मौजूद थे और रायान खासा बोर हो रहा था। अब अरमगान को देखकर उसकी आंखें ऐसे चमकी जैसे बोरियत दूर करने का सामान मुहैया हो गया हो। छोड़ें भाई, क्या इसके मुंह लगना। महरोज़ ने उसे बाज रखना चाहा। देखो मैं बोर हो रहा हूँ, अब पंगा लेना ही पड़ेगा। इतने में अरमगान उनके नज़दीक पहुंच चुका था। अरे मेरे इकलौते चर्सी कज़न, मैंने सोचा नहीं था कि तू कभी बिना टुन हुए भी देखने को मिलेगा। अपनी बात कहते उसने आखिर में दिल चलाने वाला कहका लगाया, जबकि इसके अल्फाज पर महरोज़ का मुँह खुला और अरमगान का पारा चढ़ गया। अपनी ज़ुबान को लगाम दो रायान खानज़ादा, वरना काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। वो धाड़ा। हाँ तो काटो ना, आखिर किसने रोका है। चलो शाबाश, रायान ने इत्मीनान से कहते आखिर में से बच्चों की तरह पिचकारा। अरमगान को इसके एटीट्यूड से शदीद नफरत थी। तो अपने आप को समझता क्या है, मैं तुझे बताता हूँ, कहते साथ ही वो आगे बढ़ा। एक ज़ोरदार मुक्का उसे मारा, जिसे रायान आसानी से डॉज देकर बच गया। अफसोस कि तुम बड़े कच्चे निकले, कहते हुए इसने एक मुक्का से जड़ा, जिससे इसका होंठ फट गया। ये इतना अचानक हुआ कि अरमगान को समझने का मौका ही नहीं मिला। ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगी ना, उसने अपने चेहरे पर झूठी हमदर्दी लाते पूछा। महरोज़ के सामने अपनी इतनी बेइज्जती पर इसका दिल चाह के वो रायान को जान से मार दे, लेकिन इसका एक मुक्का खाकर ही वो समझ गया था कि वह अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हें मैं देख लूँगा रायान, याद रखना। खाली खुली धमकी देते वो आगे बढ़कर अपनी जीप स्टार्ट करने लगा। महरोज़ जो कब से फिल्म की तरह तमाशा देख रहा था अब होश में आया। अरे वाह, मज़ा आ गया, लेकिन अगर इसने घर में बता दिया तो दादाजी के सामने पेशी होगी। उसने उसे आगाह करना चाहा। तो बता दे, मैं कौन सा डरता हूँ, वैसे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, आराम से जवाब देते वो साइड पर पड़ी लकड़ियाँ और कुल्हाड़ी उठाते आगे बढ़ गया। अपनी भड़ास अब वो इन पर निकालने का इरादा रखता था। वो दोनों इस वक्त बाग में खड़ी टिकली डाल रही थी। चलो ना एक बार फिर से डालते हैं, मागुल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते कहा, जिसकी सांसें फूल चुकी थी। वो नफ़ी में सर हिलाते थक कर वहीं बैठ गई। वो हूर, एक तो तुम इतनी जल्दी थक जाती हो, मागुल ने मुंह बसूरते से कहा। तो हूर ने मासूम शक्ल बनाते उसकी तरफ देखा। अच्छा छोड़ो, हम आगे डेरे पर चलते हैं, वहाँ भुनी हुई छलियाँ होंगी। वो लोग आज काफ़ी दिन बाद बाग में घूमने आए थे, जिसकी इजाज़त बड़ी मुश्किल से उन्हें बीजान से मिली थी। बीजा ने तो नूरी और करीम, जो इनके घर के मुलाजिम थे, इन्हें भी साथ भेजा था, जिन्हें मागुल चकमा दिए हूर के साथ आगे निकल आई थी और अब मज़ीद आगे डेरे तक जाने की ज़िद कर रही थी। नहीं, वहाँ बहरोज़ लाला हुए और उन्होंने देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगे। प्लीज़ वापस चलते हैं ना, हूर ने उसे समझाते आखिर में मिन्नत की। अरे बहरोज़ लाला बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं कहेंगे, और अगर उस ड्रैकुला ने कुछ कहा तो इसकी भी अकल ठिकाने लगा देंगे।
वो कहते साथ ही उससे आगे की तरफ खींचने लगी, लेकिन हूर ने उससे हाथ छुड़ा लिया। प्लीज़ वापस चलते हैं। हूर ने दोबारा मिन्नत की। ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो ना आओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो गुस्से से कहती है आगे की तरफ बढ़ गई तो मजबूरन हूर को भी साथ आना ही पड़ा। वो दोनों चलते चलते काफ़ी आगे निकल आई थी, लेकिन कहीं डेरा नज़र ही नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ के रास्ते अच्छे से याद हैं, हम बस पहुँच ही जाएंगे। माहगुल ने हूर को डरते देख उसे तसल्ली दी, लेकिन अंदर से वो खुद भी डर चुकी थी। वो लोग मज़ीद 10 मिनट चली। अब तो हूर चल चल कर भी बिल्कुल थक चुकी थी। उसने माहगुल का हाथ पकड़ते हुए उसे रोका, लेकिन तब भी माहगुल रोने लगी। मैं रास्ता भूल गई हूँ, उसने हार मानते कहा, जबकि हूर ने उसे हैरानी से देखा। अब ऐसी सूरत हाल में से खुद रोना आ चुका था, लेकिन वो रो नहीं सकती थी क्योंकि ये काम तो माहगुल पहले ही शुरू कर चुकी थी। अब हम क्या करें ये हूर, उसने सहमते हुए पूछा। अब हर तरफ अंधेरा भी फैल रहा था। हमें वापस उसी तरफ चलना चाहिए जहाँ से आए थे। वो दोनों वापस मुड़ी थी कि इन्हें दूर से टायरों के चरचराने की आवाज़ आई और फिर वो आवाज़ मज़ीद करीब हो गई। उनके चेहरों पर जीप की रोशनी पड़ी तो उन्होंने आंखों पर हाथ रख लिया। अरे ज़रा देखो, आज तो रात को परियां उतरी हुई हैं, वो भी यहाँ। वो 5-6 थे और उन्होंने पी रखी थी और अब सामने खड़ी माहगुल और हूर को अपनी गलीज नज़रों से तक रहे थे। इनकी आंखों में हवस देख इनकी रूह कांपी। हूर भागो, माहगुल ने उसका हाथ पकड़ते कहा। दूसरी तरफ हूर बाकायदा कांप रही थी। क्या कुछ नहीं याद आ गया था? इस रात तो हमें मुफ्त में बोनस मिला है, इनमें से एक ने कहा, तो बाकियों ने बेहुदा कह कहे लगाए। हूर जल्दी भागो, माहगुल ने फिर से कहते इसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। अरे पकड़ो, भागने नहीं पाए। उन्हें अपने पीछे भयानक आवाज़ सुनाई दी तो खौफ मज़ीद हावी हुआ और इसी खौफ में इनका हाथ कब छूटा पता ही ना चला। माहगुल बस तेज़ रफ्तारी से भागती चली जा रही थी, जबकि आँखों से आंसू बहे जा रहे थे। वैसे भाई, आपकी ये प्राडो बहुत ज़बरदस्त है, महरोज़ ने इम्प्रेस होते कहा। और यहाँ का रास्ता उतना ही बकवास है, रायान ने जवाब दिया तो बहरोज़ ने कहका लगाया। वो तीनों इकट्ठे हवेली वापस जा रहे थे। रायान ड्राइव कर रहा था और बहरोज़ इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठा था, जबकि महरोज़ पीछे बैठा था। इतने में महरोज़ का फ़ोन बजा तो उसने कॉल पिक की। जी बीजान, हम बस पहुँचने ही वाले हैं, आज खाना भी साथ ही खाएँगे। वो और भी कुछ कहता कि बीजान की रोती आवाज़ ने उसे जुमला पूरा करने से रोका। ये आप क्या कह रही हैं बीजान? उसके तासुरात एकदम बेहद सर्द पड़ गए। अब की बार रायान और महरोज़ ने भी उसकी तरफ देखा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं इन्हें साथ लेकर ही लौटूंगा और घर में फ़िलहाल किसी और को कुछ मत बताइएगा प्लीज़, ख़ासकर दादी को। लाला बात क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं? उसके फ़ोन रखते ही महरोज़ ने सवाल किया। हूर और माहगुल शाम को बाग में गई थी और अब तक वापस नहीं आई, महरोज़ ने जवाब दिया तो ड्राइविंग सीट पर बैठी शख्सियत के हाथों में सख्ती आई। क्या मतलब वापस नहीं आए? महरोज़ ने हैरत से पूछा। क्या तुम बेवकूफ़ हो? मतलब वो लापता है। रायान, गाड़ी बागों के रास्ते मोड़ो, मेरा अंदाज़ा है कि वो रास्ता भटक गई होंगी। बस वो किसी मुसीबत में ना फंसे। वो वहाँ के माहौल से वाकिफ़ था। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।